आप लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना होगा। अब सवाल आता है कि कितना रंगीला था कोहिनूर हीरा गंवाने वाला मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो 12 मई 1739 की शाम दिल्ली में जबरदस्त चहल पहल, शाहजहानाबाद में चरागा और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पान और खाना बांटा जा रहा है और फकीरों को झोली भर भर कर रुपए दिए जा रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे, लेकिन इस वक्त उनके सर पर शाही ताज नहीं, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 महीने पहले उनसे सल्तनत छीन ली थी। और 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया और अब वो हिंदुस्तान की बागडोर दोबारा मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहते हैं। नादिर शाह ने सदियों से जमा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी, यानी कि लूट लिया। शहर के तमाम अमीर और प्रभावशाली लोगों की जेबें उल्टा ली, लेकिन उसे दिल्ली की एक तबायफ नूरबाई, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा, खुफिया तौर पर बता दिया कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया वो उस चीज के आगे कुछ भी नहीं है जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा। और नादिर शाह घाट था और घाट घाट का पानी पिए हुए था। उसने मौके पर वो चाल चली जिसे नहले पर दहला कहा जाता है। उसने मोहम्मद शाह से कहा कि ईरान में रस्म है कि भाई खुशी के मौके पर आपस में पगड़ियां बदल देते हैं। आज से हम भाई भाई बन गए हैं, तो क्यों ना इसे रस्म को अदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके सिर रख दी और उसकी पगड़ी अपने सर, और यूं दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। रंगीला बादशाह, ये आप देखेंगे। और से हीरे के मालिक मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनका पैदाइश नाम तो रोशन अख्तर था। हालांकि 29 सितंबर 1719 को शाही इमाम सैयद वरादान ने उन्हें सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में सल्तनत ए तैमूरिया के तख्त पर बैठाने के बाद अबू अल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। खुद उनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, इसलिए जनता ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया। वो आज तक हिंदुस्तान में इसी नाम से जाने जाते हैं। और मोहम्मद शाह के जन्म के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक खास किस्म का कट्टर इस्लाम लागू कर दिया था और उसका सबसे पहला निशाना वो कलाकार बने जिनके बारे में राय थी कि वो इस्लामी उसूलों का पालन नहीं करते हैं। इसकी एक दिलचस्प मिसाल इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगजेब के दौर में जब संगीत पर पाबंदी लगी तो गवैयों और संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गई थी। आखिर तंग आकर 1000 कलाकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से जुलूस निकाला और बाजों को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो पूछा, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हैं और जिसकी खातिर इस कदर रोया पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपने संगीत का कत्ल कर दिया और उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र जरा गहरी खोदना। भौतिकी का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्या प्रतिक्रिया होती है? और यह नियम इतिहास और मानवीय समाज पर भी लागू होता है कि जिस चीज को जितनी शक्ति से दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से उभर कर सामने आता है। इसलिए औरंगजेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम कलाएं अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आई जो उससे पहले दब गई थी। दो विपरीत छोर। इसकी सबसे दिलचस्प याद देखिए, गवाही मरकर दिल्ली से मिलती है। एक किताब है जिसे मोहम्मद शाह के दरबारी दरगाह कली खान ने लिखा था और उसमें उन्होंने लफ्जों से वो तस्वीरें खींची कि उस जमाने की जीती जागती सांस लेती दिल्ली आंखों के सामने आ जाती है। और आप देखेंगे कि इस किताब के हवाले से एक अजीब बात सामने आती है कि सिर्फ बादशाह ही नहीं, दिल्ली के लोगों की जिंदगी भी पेंडुलम की तरह दो छोरों के बीच झूल रही थी। एक तरफ तो वो ऐश और आराम से लेवरेज जिंदगी जी रहे थे और जबकि इससे उकता जाते तो औलियाओं के हाथ थाम लेते थे और जब वहां से दिल भर जाता तो दोबारा फिर वहीं लौट आते थे। मरकर दिल्ली में आहे जोर के कदम सरीक कदम गाह हजरत अली निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, कुतुब शाह की दरगाह,
दरगाह और दर्जनों दूसरे स्थानों का जिक्र किया है जहां उनके मानने वालों की भीड़ रहती थी। किताब में लिखा है कि जहां यहाँ औलिया कराम की इतनी कब्रें हैं कि उनसे बाहर भी जल उठे हैं। और एक तरफ तो यहाँ 11 शरीफ सारी दिल्ली में बड़ी धूमधाम से होती है, झाड़ फानूस सजाए जाते हैं और रोशन महफिलें होती हैं। और आप देखिए दूसरी ओर इस दौरान संगीत को भी खूब बढ़ावा मिला। दरगाह ने ऐसे कई संगीतकारों का जिक्र किया है जो आप देखते हैं कि शाही दरबार से संबंध रखते थे। और आप देखते हैं कि उनमें अदारंग सदारंग सबसे नामी, जिन्होंने ख्याल तर्ज एक गायकी को नया मुकाम दिया जो आज भी माना जाता है। मरकर दिल्ली में कहा गया कि सदारंग जैसे ही अपने नाखून से साज के तार छेड़ता, दिलों से बिख्तियार होकर निकलती और जैसे ही उसके गले से आवाज निकलती, लगता कि बदन से जान निकल गई है। और उसी दौर एक बंदिश आज भी गाई जाती है, मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुम बिन कारी बदरया तन्ना सुहाए। मोहम्मद शाह रंगीला सजना तुम्हारे बिना काले बादल दिल को नहीं भाते। दरगाल कुली ने दर्जनों कव्वालों, ढोलक नवाजों, पिखलोजियों और धमदी नवाजों, समूचा नवाजों, नकालों, यहाँ तक कि भाटों तक की जिक्र किया है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। हाथियों का ट्रैफिक जाम, ये आप देखिए उस दौर में नृत्य भी क्यों पीछे रहता। नूरबाई का पहले जिक्र आ चुका है। उसके कोठे के आगे अमीरों और प्रभावशाली लोगों के हाथियों का वो हुजूम होता था कि ट्रैफिक जाम हो जाते थे। क्या ट्रैफिक जाम हो जाते थे। और आप देखेंगे इसमें मरकर दिल्ली में लिखा कि जिस किसी को उसकी महफिल का चस्का लगा उसका घर बर्बाद हुआ, और जिस दिमाग में उसकी दोस्ती का नशा समाया वो बगुले की तरह चक्कर काटता रहता है। एक दुनिया ने अपनी पूंजी खपा दी और अनगिनत लोगों ने उसकी खातिर आप देखिए काफिर की खातिर सारी दौलत लुटा दी। नूरबाई ने नादिर शाह से भी संबंध बना लिए थे और बहुत संभव है कि ऐसे ही किसी एकांत की मुलाकात में उसने कोहिनूर का राज नादिर शाह पर खोल दिया था। और यहाँ ये बात बता देना जरूरी है कि ये वाक्य ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार थियो मैटकॉप ने कोहिनूर के बारे में किताब में बताया कि हालांकि कई इतिहासकार इस पर शक भी जाहिर करते हैं, इसके बावजूद ये इस कदर मशहूर है कि हिंदुस्तान की सामूहिक याददाश्त का हिस्सा बन गया। दरगाह कुली खां एक और तबायब अद बेगम का हैरत अंगेज हाल कुछ यूं ही बयां करते हैं। क्या कहते हैं? बयां करते हैं। अद बेगम दिल्ली की मशहूर बेगम है जो पायजामा नहीं पहनती और बल्कि अपने बदन के निचले हिस्से पर पायजामों की तरह फूल पत्तियां बना लेती। ऐसी फूल पत्तियां बनाती जो बुने हुए रोमन थान में होती और इस तरह वो अमेरिकों की महफिल में जाती। और कमाल यह है कि पायजामे और उस नक्काशी में कोई फर्क नहीं कर पाता और जब तक उस राज से पर्दा ना उठे कोई उनकी कारीगरी को नहीं भांप सकता। ये तकी मीर की जवानी का जमाना था। ये शायद संभव है कि ये शेर उन्होंने अद बेगम ही से प्रभावित होकर कहा होगा। और जी फट गया रस से चस्पा लिबास के, क्या तंग जामा लिपटा है उसके बदन के साथ। इस दौरान मोहम्मद शाह के दिन और रात का हाल ये था कि सुबह के वक्त झरोका दर्शन मिलाकर बटेरों या फिर हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाना। उस दौरान कभी कोई फरियादी आ गया तो उसकी परेशानी भी सुन लेना। दोपहर के वक्त बाजीगरों, नटों, नकालों, भाटों की कला से आनंद उठाना। शाम में आप देखें नृत्य और संगीत से। और रातें वासा को एक और शौक भी था। वो अक्सर जनाना लिबास पहनना पसंद करते थे और बदन पर जनाना रेशमी पोशाक पहनकर दरबार में भी आ जाते थे। उस वक्त उनके पाँव में मोती जड़े जूते हुआ करते थे। अलबत्ता किताब में लिखता है कि नादिर शाह के हमले के बाद वो ज़्यादातर सफ़ेद लिबास पर ही संतोष करने लगे थे। और बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कहते हैं कि वो नंगे भी चले आते थे वक्त में कभी कभी। किसमें? अपने आप देखते हैं कि एक तरह से दरबार में। मुगल चित्रकारी औरंगजेब के दौर में मुरझा गई थी, अब पूरी चमक से खुलकर सामने आई। उस दौर के मशहूर चित्रकारों में निधामल और चित्तमन के नाम शामिल हैं, जिनके चित्त मुगलिया चित्रकारी के सुनहरी दौर के कलाकारों के मुकाबले पर रखे जा सकते हैं। और शाहजहां के बाद पहली बार दिल्ली में मुगल चित्रकला का दूसरा दौर शुरू हुआ और उस शैली की विशेषताओं में हल्के रंगों का इस्तेमाल अहम है।
उसके अलावा पहले दौर के मुगलिया चित्रों में पूरा प्रेम खचाखच भर दिया जाता था। मोहम्मद शाह के दौर में मंजर में सादगी पैदा करने और खाली जगह रखने का रुझान पैदा हुआ, जहां नजर इधर उधर घूम फिर सके। और इसी दौर की एक मशहूर तस्वीर वो है जिसमें खुद मोहम्मद शाह रंगीला को एक कनीज से सेक्स करते दिखाया गया है। कहा जाता है कि दिल्ली में अफवाह फैल गई कि बादशाह नामर्द है और जिसे दूर करने के लिए इस तस्वीर का सहारा लिया गया था। इसे आज लोग फोन आर्ट की श्रेणी में रखते हैं। सोने की चिड़िया, ऐसे में सत्ता कैसे चलती और कौन चलाता? अवध, बंगाल और दक्कन जैसे उपजाऊ और मालदार सूबों के नवाब अपने अपने इलाके के बादशाह बन बैठे। उधर दक्षिण में मराठों ने दामन खींचना शुरू कर दिया और सल्तनत ए तैमूरिया के बखिए उखड़ने शुरू हो गए। लेकिन सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा पश्चिम से नादिर शाह की शक्ल में सामत ए अमाल की तरह नमूदार हुआ और सब कुछ तार तार कर गया। नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया? सफीकुर रहमान ने अपनी शाहकार तहरीर तुझके नादरी इसकी कई वजह बयान की हैं। और आप देखते हैं कि मसलन हिंदुस्तान के कवि ये नादरना धीम धीम करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, या फिर एक कि हम तो हमला करने नहीं बल्कि अपनी फूफी जान से मुलाकात करने आए थे। मजाक अपनी जगह और असल सबब सिर्फ दो थे। पहला, हिंदुस्तान सैन्य लिहाज से कमजोर था। दूसरा, माल और दौलत से भरा हुआ था भारत। गिरावट के बावजूद अब भी काबुल से लेकर बंगाल का तक मुगल शासक का सिक्का चलता था। उसकी राजधानी दिल्ली उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और जिसकी 20 लाख नाफूस पर शामिल आबादी लंदन और पेरिस की संयुक्त आबादी से ज्यादा थी। उसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जाता था। और इसलिए आप देखिए, नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान जाने के मशहूर रास्ते खैबर दर्रे को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को जब भी बताया जाता कि नादिर शाह की फौज आगे बढ़ रही है, वो यही कहता, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी से फिक्र की क्या बात है। जब नादिर शाह दिल्ली से 100 मील दूर पहुंचा गया तो मुगल शासक को जिंदगी में पहली बार अपनी फौजों का नेतृत्व स्वयं करना पड़ा। यहाँ भी हालात ऐसे कि उनकी लश्कर ही की कुल तादाद लाखों में थी और जिसका बड़ा हिस्सा बावर्चियों, संगीतकारों, कुलियों, सेवकों, खजांचियों और दूसरे नागरिक कर्मचारियों का था, जबकि लड़ाका फौज 1 लाख से कुछ ही ऊपर थी। उसके मुकाबले पर ईरानी फौज सिर्फ 55,000 की थी। लेकिन कहाँ जंगों में पले नादिर शाह लड़ाका दस्ते और कहाँ हंसी खेल धुत मुगल सिपाही। करनाल के मैदान में सिर्फ 3 घंटे में फैसला हो गया और नादिर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली की विजेता की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। कत्ल आम अगले दिन ईद उल जुहा थी। दिल्ली की मस्जिदों में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और टकसालों में उसके नाम के सिक्के ढाले जाने लगे। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि शहर में अफवाह फैल गई कि एक तवायब ने नादिर शाह को कत्ल कर दिया। दिल्ली के लोगों ने इससे सह पाकर शहर में तैनात ईरानी सैनिकों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ इतिहास के पन्नों पर यूं बया है कुछ। ये सूरज की किरण अभी अभी पूर्वी आसमान फूटी ही थी कि नादिर शाह दुर्रानी अपने घोड़े पर सवार लाल किले से निकल आया। उसका बदन जर्रा बख्तर से ढका हुआ, सर पर लोहे का कवच और कमर पर तलवार बंधी हुई थी। कमांडर और जर्नल उसके साथ थे। उसका रुख आधा मील दूर चांदनी चौक में मौजूद रोशन उद्दौला मस्जिद की ओर था। मस्जिद के बुलंद सहन में खड़े होकर उसने तलवार म्यान से निकाल ली और ये उसके सिपाहियों के लिए इशारा था। सुबह के 9 बजे कत्ल ए आम शुरू हुआ और कजलवास सिपाहियों ने घर घर जाकर जो मिला उसे मारना शुरू कर दिया। इतना खून बहा कि नालियों के ऊपर से बहने लगा। लाहौरी दरवाजा, फैज बाजार, काबुली दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, हौज काजी और जोहरी बाजार के घने इलाके लाशों से फट गए और हजारों औरतों का बलात्कार किया गया। सैकड़ों ने कुओं में कूदकर अपनी जान दे दी। कई लोगों ने खुद अपनी बेटियों और बीवियों को कत्ल कर दिया, वो ईरानी सिपाहियों के हत्थे न चढ़ जाए। अक्सर इतिहास के हवालों के मुताबिक उस दिन आप कहते हैं कि 30,000 दिल्ली वालों को तलवार के घाट यानी कि मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर मोहम्मद शाह ने अपने प्रधानमंत्री को नादिर शाह के पास भेजा और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नंगे पांव और नंगे सिर नादिर शाह के सामने पेश हुए और ये शेर बड़ा दिगर नामजदा कसी ता बा तेग नाज कसी मगर कहे जिंदा कनी मुर्दा रा ओ वाज कसी। और कोई नहीं बचा जैसे तू अपनी तलवार से कत्ल करे, सिवाय इसके कि मुर्दा
को जिंदा करे और दोबारा कत्ल करे। इस पर कहीं जाकर नादिर शाह ने तलवार दोबारा म्यान में डाली और तब कहीं जाकर उसके सिपाहियों ने हाथ रोका और कत्लेआम बंद हुआ तो लूटमार का बाजार खुल गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और फौज की ड्यूटी लगा दी गई कि वो वहां जिस कदर हो सके माल लूट ले और जिस किसी ने अपनी दौलत छुपाने की कोशिश की उसे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। अब जब शहर की सफाई हो गई तो नादिर शाह ने शाही महल की और रू किया। उस पर का ब्यौरा नादिर शाह के दरबार में इतिहासकार मिर्जा महदी अस्तावादी ने कुछ यूं बयां किया और चंद दिनों के अंदर अंदर मजदूरों को शाही खजाना खाली करने का हुक्म दिया गया और यहाँ मोतियों मूंगों के समंदर थे, हीरे जवाहरात सोने चांदी के खदानें थीं जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। हमारे दिल्ली में कायम के दौरान शाही खजाने से करोड़ों रुपए नादिर शाह के खजाने में भेजे गए। दरबार के उमरा नवाबों राजाओं ने कई करोड़ सोने और जवाहरात की शक्ल में बातों फिरौती दिए। एक महीने तक सैकड़ों मजदूर सोने चांदी की जवाहर बर्तनों और दूसरे सामान को पिघलाकर ईंट ढालते रहे ताकि उन्हें ईरान ढोने में आसानी हो। शफीकुर रहमान तुजक इन नादरी में इसका वर्णन विस्तार से करते हैं। हमने कृपा की प्रतीक्षा कर रहे मोहम्मद शाह को इजाजत दे दी कि अगर उसकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम बातौर तोहफा ले जा सकते हों और गलती से याद ना रहे तो बेशक साथ बांध दें। लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और बार बार कहते थे कि हमारे बगैर लाल किला खाली खाली सा लगेगा। ये हकीकत थी कि लाल किला हमें भी खाली खाली लग रहा था। और नादिर शाह ने कुल कितनी दौलत लूटी, इतिहासकारों के एक अनुमान के मुताबिक उस मालियत उस वक्त 70 करोड़ रुपए थी जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर बनती है, यानी 10,50,000 करोड़ रुपए। ये मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सशक्त डकैती थी एक तरह से। उर्दू शायरी का सुनहरा दौर। मुगलों की दरबारी और सरकारी जबान फारसी थी, लेकिन जैसे दरबार की गिरफ्त आम लोगों की जिंदगी पर ढीली पड़ती गई, लोगों की जबान यानी उर्दू उभर कर ऊपर आने लगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बरगद की साख काट दी जाए तो उसके नीचे दूसरे पौधों को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के दौर को उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। और उस दौर की शुरुआत खुद मोहम्मद शाह के तख्त पर बैठते ही हो गई थी। और जब बादशाह के साल एक जुलूस यानी 1719 में वली दक्कनी का दीवान दक्कन से दिल्ली पहुंचा, उस दीवान ने दिल्ली के ठहरे हुए अवधवी झील में जबरदस्त तलातुम पैदा कर दिया और यहाँ के लोगों को पहली बार पता चला कि उर्दू, जिसे उस जमाने में रेखता हिंदी या दक्कनी कहा जाता था, में यूं भी शायरी हो सकती है। और आप देखिए, देखते देखते उर्दू शायरी की फनीरी तैयार हो गई, जिनमें साकिर नाजी, नजमुद्दीन अबूर और सदफरुद्दीन मजमून और साय हातिम वगैरह के नाम भी अहम हैं। और उन्हीं साम हातिम के गिर्द मिर्जा रफ़ी सौदा हैं और जिनसे बेहतर कसीदा निगार उर्दू आज तक पैदा नहीं कर सकी। और सौदा के ही समकालीन मीर तकी मीर की गज़ल का मुकाबला आज तक नहीं मिल सका। उसी दौर की दिल्ली में एक तरफ मीर दर्द की खानका, वहीं मीर दर्द जिन्हें आज भी उर्दू का सबसे बड़ा सूफी शायर माना जाता है, उसी अहद में मीर हसन परवान चढ़े, जिनकी मसनवी शहर उल बयान आज भी अपनी मिसाल आप है। और यही नहीं बल्कि उस दौरान पनपने वाले दूसरे दर्जे के शायरों में भी ऐसे नाम शामिल हैं जो उस जमाने में धुंधला गए लेकिन किसी दूसरे दौर में होते तो चांद बनकर चमकते। उनमें मीर सोज, एक कायम चांदपुरी, मिर्जा तलब और मीर जाहक वगैरह शामिल। अंजाम बेहतासा शराब पीने और हफीम की लत से मोहम्मद शाह को अपनी सल्तनत की तरह अंदर से खोखला कर दिया था और इसलिए उनकी उम्र छोटी ही रही। अभी 46 से ही पहुंचे थे कि एक दिन अचानक गुस्से का दौरा पड़ा और आप देखते हैं कि उन्हें उठाकर हयात बख्श बाग भेज दिया गया। लेकिन ये बाग भी बादशाह की जिंदगी की घड़ियां लंबी नहीं कर सका और वो सारी रात बेहोश रहने के बाद अगले दिन चल बसे। उन्हें निजामुद्दीन औलिया की मजार में अमीर खुसरो के बराबर में दफन किया गया। और ये अप्रैल की 15 तारीख थी और साल था 1748। एक लिहाज से ये मोहम्मद शाह के लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि इसी साल नादिर शाह के एक जनरल अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमलों की शुरुआत कर दी थी। जाहिर है कि बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब के मुकाबले मोहम्मद शाह कोई फौजी जर्नल नहीं था और नादिर शाह के खिलाफ करनाल के अलावा उसने किसी जंग में सेना का नेतृत्व नहीं किया था।
और ना ही उसने जहांवानी व जहांगीर की वो ताकत और ऊर्जा मौजूद थी जो पहले मुगलों का खासा थी। और वो मर्द ए अमल नहीं बल्कि मर्द ए महफिल थे और अपनी परदाता औरंगजेब के मुकाबले युद्ध की कला से ज्यादा लतीफे की कला के प्रेमी थे। मुगल सल्तनत के पतन की सारी जिम्मेदारी मोहम्मद शाह रंगीला पर डाल देना चाहिए? सही है, हमारे ख्याल से ऐसा नहीं है। खुद औरंगजेब ने अपनी कट्टर सोच, कठोर प्रशासन, बिना वजह सेना बढ़ाने से तख्त की पांव में दीमक लगाना शुरू कर दी थी। और जिस तरह सेहतमंद शरीर को संतुलित भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही सेहतमंद समाज के लिए जिंदा दिली और खुश, ये आप देखिए, खुश तबीयत इतनी ही जरूरी है जितनी ताकतवर फौज। औरंगजेब ने तलवार के पल्ले पर जोर डाला तो पड़पोते ने हुस्न और संगीत वाले पर नतीजा वही निकलना था जो सबके सामने है। और ये सब कहने के बावजूद प्रतिकूल हालात, बाहरी हमलों और ताकतवर दरबारियों की साजिश के दौरान मुगल सल्तनत की बिखरी हुई चीज़ों को संभाल कर रखना ही मोहम्मद शाह की सियासी कामयाबी का सबूत है। और उनसे पहले सिर्फ दो मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब ही हुए जिन्होंने मोहम्मद शाह से लंबी हुकूमत की। दूसरी तरफ मोहम्मद शाह को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह भी कहा जा सकता है, वरना उसके बाद आने वाले बादशाहों की हैसियत दरबारियों, रोहिलों और मराठों, आखिर में अंग्रेजों की कठपुतलियों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। सारी रंगरेलियां अपनी जगह। मोहम्मद शाह रंगीला ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और कलाओं को बढ़ावा देने में जो किरदार अदा किया उसे नज़रअंदाज करना नाइंसाफी होगी। तो ये कहानी है, आप देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला की।